अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। हेलो, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 10वें क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम में कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन है 2022 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 132वां है। दूसरा ऑप्शन 36वें राष्ट्रीय खेल को शुभारंभ 2022 में गुजरात में हुआ। तीसरा ऑप्शन है रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में रहा नेपच्यून उपग्रह है। चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन के वर्तमान महाराजा चार्ल्स तृतीय हैं, तो इसका गलत आंसर है तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में रहा नेपच्यून उपग्रह नहीं है, मिसाइल है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। 4 ऑप्शन, नाओमी ओसाका, दूसरा राफेल नडाल, तीसरा नोवाक जोकोविच और तीसरा सी अल्कराज ग्रामिया। आंसर होगा सी अल्कराज ग्रामिया। याद रखिएगा, यूएस ओपन साल के अंत में होता है और साल के अंत में यानी 2022 के अंत में होने के नाते ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सी अल्कराज ग्रामिया याद रखिएगा। यूएस ओपन 2022 जो 4 गेम होता है उसका लास्ट वाला यही गेम होता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अभी 2023 में जो है केवल एक गेम हुआ है, याद रखिएगा। उसके विषय में भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, 2023 में मात्र हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहले होता है। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता, सार्बिया देश के हैं नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। और महिला एकल में एरिना सबलेका बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता। फिर से समझ लीजिए, यूएस ओपन 2022 सी अल्कराज और 23 का मात्र एक ही खेल हुआ है अभी तक, याद करने में आसानी होगा, और होगा तो अपडेट हो जाइएगा। 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सार्बिया और महिला एकल में एरिना सबलेका बेलारूस। ठीक है, लेकिन नोवाक जोकोविच के विषय में मैं आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविच जो तीसरा ऑप्शन है, यानी 2022 का विंबलडन ओपन टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता था, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए राफेल नडाल दिया है, तो राफेल नडाल फ्रेंच ओपन 2022 में जीते थे। नाओमी ओसाका जापान की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, नेपाल यात्रा के दौरान भारत के किस प्रमुख को नेपाली सेनाध्यक्ष की मानद रैंक दी गई है। पहला ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, दूसरा ऑप्शन जनरल मनोज पांडे, तीसरा ऑप्शन मार्शल वी.आर. चौधरी, चौथा ऑप्शन एडमिरल आर. हरि कुमार। आंसर होगा दूसरा, जनरल मनोज पांडे। अब प्रश्न बताना है आपको पहला ऑप्शन में कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कौन है, तो वर्तमान में सीडीएस हैं, याद रखिएगा। वर्तमान सीडीएस का नाम कौन है, अनिल चौहान। तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे, दूसरा ऑप्शन मनोज पांडे, ये तो थल सेना वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और मार्शल वी.आर. चौधरी वायु सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आर. हरि कुमार जो है नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, अपडेट होते रहिएगा। तो चौथा प्रश्न है, पुस्तक होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन प्रोफेसर अमर सेन, दूसरा नीना गुप्ता, तीसरा रवि शास्त्री, चौथा बिमल जलान। आंसर होगा पहला, प्रोफेसर अमर सेन। 1998 में प्रोफेसर अमर सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको मिला था। नीना गुप्ता के विषय में जानते होंगे आप, रामानुज पुरस्कार इनको दिया गया था। रवि शास्त्री की एक पुस्तक का नाम स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। फिर से सुन लीजिए, रवि शास्त्री की पुस्तक का नाम स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और बिमल जलान की फेमस पुस्तक द इंडिया स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए मुंह बंद रखो अभियान किसके द्वारा जारी किया गया। पहला ऑप्शन एचडीएफसी बैंक द्वारा, दूसरा राज्य सरकार द्वारा, तीसरा केंद्र सरकार द्वारा, चौथा साइबर क्राइम द्वारा।
आंसर होगा पहला, एचडीएफसी बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान जारी किया गया साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए। याद रखिएगा, भारत में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, नोकरेक मेघालय में है, दूसरा मानस आसाम में है, तीसरा सिमलीपाल उड़ीसा में है, चौथा अगस्त मलाई तमिलनाडु में है। तो चौथा आंसर होगा, चौथा अगस्त मलाई केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, क्या आरंभ किया बताना है। पहला ऑप्शन एग मार्क, दूसरा इको मार्क, तीसरा हॉल मार्क, चौथा ISI मार्क। आंसर होगा दूसरा जो है इको मार्क। तो एग मार्क किसके लिए? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए। हॉल मार्क किसके लिए? सोडा भूसोड़ की गुणवत्ता के लिए। ISI मार्क अच्छे क्वालिटी के सामानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ किया गया, यानी विश्व पर्यावरण सुविधा कब आरंभ किया गया? पहला ऑप्शन 1980 में, दूसरा 1985 में, तीसरा 1991 में, चौथा 1952 में। आंसर होगा, याद रखिएगा, 1991 तीसरा आंसर। ठीक है, 1980 में क्या हुआ था? तो 1980 में वन अधिनियम आया था। याद रखिएगा, वन अधिनियम, वन जीव अधिनियम नहीं, वन जीव अधिनियम 1972। 1985 में क्या हुआ था? पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुआ था। और 91 में आपने जाना कि विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ। 52 में क्या हुआ था? प्रथम वन नीति आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। और वर्तमान में भारत का जो पूरे विश्व की अपेक्षा भारत का जो क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, पृथ्वी का 2.42%, यानी इस भारत के जमीन पर 33% वन होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछता है वर्तमान में वन का प्रतिशत कितना है, तो 24.62% लगाइएगा। 24.62% वर्तमान में भारत के पास वन है, जिसमें वृक्षारोपण याद रखिएगा 2.91% हुआ है। वृक्षारोपण 2.91% हुआ है और वन आवरण 21.71 है। कुल मिला के 24.62% वर्तमान में वन है, याद रखिएगा। आप जानते होंगे सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। आप जानते होंगे सबसे घना वन कहाँ है? तो अरुणाचल में। आप जानते होंगे प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मिजोरम में। वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, पहला ऑप्शन ओजोन वायु परिवर्तन से, तीसरा जैव विविधता की सुरक्षा से, चौथा आर्द्र भूमि से। आंसर होगा दूसरा, जलवायु परिवर्तन से। ओजोन संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा 1987 में, और जैव विविधता की सुरक्षा कार्टाजोना प्रोटोकॉल से, और चौथा आर्द्र भूमि रामसर सम्मेलन 1971 से 2 फरवरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा प्रोजेक्ट हाथी, वन जीव संरक्षण अधिनियम, और चौथा विविधता अधिनियम। और चारों का सन आप जानते हो, लिख दीजिए, बता दीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973। प्रोजेक्ट हाथी कब? 1992। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैव विविधता अधिनियम 2002। उस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले तीसरा आएगा 1972, फिर पहला आएगा 1973, फिर दूसरा आएगा 1992, फिर चौथा आएगा 2002, यानी तीसरा आंसर सही है। भारतीय संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, किसने किया तबला का प्रचलन? 4 ऑप्शन, पाडिनी, अमीर खुसरो, वल्दिकनी, निजामुद्दीन औलिया। आंसर होगा अमीर खुसरो। आप जानते होंगे पाडिनी, पाडिनी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक है। ठीक, सॉरी, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये किनके दरबारी कवि थे? तो पुष्मित शुंग के दरबारी कवि थे पाणिनि, याद रखिएगा। अमीर खुसरो, इनके विषय में जानते होंगे, अभी तबला के ये प्रचलन इन्होंने शुरू किया था। तबला, गिटार, सितार, खड़ी बोली, मुकरी, ये सबके जनक कौन है भारत में? अमीर खुसरो।
ठीक है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कौन है? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। इन्हें तोता हिंद कहा जाता है, उर्दू में तूतिया हिंद कहा जाता है। इनका जन्म याद रखिएगा पटियाली गांव में हुआ था, जो एटा में था, अब वर्तमान में वो पटियाली गांव कासगंज में हो गया है। वल्दिकनी के विषय में जान रहे होंगे, वल्दिकनी भारत में उर्दू के जनक हैं। और चौथा निजामुद्दीन औलिया ऑप्शन दिया है, तो निजामुद्दीन औलिया कौन है? ये अमीर खुसरो के गुरु हैं। और दिल्ली दूर अस्ती प्रसिद्ध वाक्य किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत में, अभी आपने देखा उर्दू के जनक वल्दिकनी, भारत में बताना है आपको संस्कृत के जनक कौन है और अंग्रेजी जनक कौन है, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? पहला हुमायूं की मकबरा, दूसरा एतमादुद्दौला का मकबरा, तीसरा जहांगीर का मकबरा, चौथा राबिया उद दौलानी का मकबरा। आंसर होगा चौथा राबिया उद दौलानी का मकबरा। ये औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। ये राबिया उद जो है दौलानी औरंगजेब की पत्नी का नाम, बेगम का नाम था। इनको चांद बीवी के नाम से भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल आगरा में बना दिया, आप भी मेरी याद में औरंगाबाद में ताजमहल बना दीजिए। तो वैसे तो बनाया गया है, लेकिन इसे भारत का ऐसे इतिहास में लिखा हुआ है फूहड़ ताजमहल कहा जाता है। मैंने तो जाकर देखा, आप भी देखिएगा, फूहड़ ताजमहल के नाम से इसे कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ है? याद रखिएगा औरंगाबाद में। अब करंट का एक और प्रश्न बताइए, औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। तीसरा आप देख रहे होंगे जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे एतमद्दौला का मकबरा। एतमद्दौला का मकबरा कहाँ है? एतमद्दौला नामक एक स्थान है आगरा के पास, वहाँ है, याद रखिएगा। और एतमद्दौला के मकबरे के विषय में प्रश्न क्या आ सकता है कि एक तो एतमद्दौला जानिए कौन है, तो ये जहांगीर के ससुर हैं, या कह सकते हैं कि नूरजहां के पिताजी हैं। ठीक है, और नूरजहां के पिताजी हैं, और इनके मकबरे में प्रथम पिचकारी युक्त संगमरमर का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा, पूछेगा किसके मकबरे में या कहाँ पे भारत में सबसे पहले पिचकारी युक्त संगमरमर के प्रयोग कहाँ हुआ था? एतमद्दौला का मकबरा लगाइएगा, ताजमहल मत लगाइएगा। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे हुमायूं का मकबरा। तो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत में सबसे पहले संगमरमर पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ, तो ताजमहल मत लगाइएगा, हुमायूं का मकबरा लगाइएगा, दिल्ली में है। यानी हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले भारत में जो है संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ। ठीक है, ताजमहल नहीं। ताजमहल क्या है? प्रेम का प्रतीक है, विश्व का 7वां आश्चर्य है, बहुत खूबसूरत जगह है। केसर की खेती किस मिट्टी पर होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर की खेती किस मिट्टी पर होती है? पहला करेवा मिट्टी, दूसरा चरमोजम मिट्टी, तीसरा खादर मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी। आंसर होगा पहला करेवा मिट्टी। अब करेवा मिट्टी क्या है, इसको ध्यान से समझिए। अपनी भाषा में लोकल बता रहा हूँ, किताबी भाषा में नहीं बता रहा हूँ। देखिए झेलम नदी जो है, तो झेलम नदी अपने साथ पानी के साथ साथ बर्फ को भी बहा कर ले जाती है, और बहा कर ले जाती है और एक जगह क्या करता है, छोड़ देता है झेलम नदी इस बर्फ को पानी के साथ, जिसे निक्षेपण कहा जाता है। और यह निक्षेपण क्रिया के दौरान कुछ दिन बाद क्या होता है कि यहाँ एक मृदा बन जाता है, जिसे करेवा मृदा कहा जाता है, जिस पर केसर की खेती होती है। आप हमेशा याद रखिएगा, केसर या सेफ्रॉन के लिए भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। क्लियर है? आपसे पूछेगा केसर कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर लगाइएगा। किस मिट्टी पर? याद रखिएगा, तो करेवा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, 4 ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, दूसरा आयतन के द्वारा, तीसरा नाभिकीय संलयन के द्वारा, चौथा ऑक्सीकरण के द्वारा। आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और लेकिन परमाणु बम में क्या होता है? जो पहला ऑप्शन दिया है, नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में, और नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में। याद रखिएगा, परमाणु बम की खोज किसने किया था और हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? परमाणु बम सबसे पहले छोड़ा गया था जापान में, लेकिन हाइड्रोजन बम अभी तो छोड़ा नहीं गया है, टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो ऑटो हन ने, और हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य जिसे मूंगा द्वीप के नाम से कहा जाता है, भारतीय राज्य जिसे मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार, और चौथा लक्षद्वीप। आंसर होगा लक्षद्वीप। आप देखिएगा, चौथा ऑप्शन लक्षद्वीप,
प्रश्न आ चुका है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। केरल के पास है तो केरल की भाषा ही मलयालम है, तो लक्षद्वीप की भाषा भी क्या हो जाएगी? मलयालम है। यहाँ पहाड़ नहीं होता, याद रखिएगा। और जो है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। ठीक है। पहाड़ क्यों नहीं होता? क्योंकि लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप, कोरल द्वीप या प्रवाल भित्ति द्वीप भी कहा जाता है। अब ये प्रवाल भित्ति होता क्या है? पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा सुन के। पृथ्वी के मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही कोरल रीफ पाया जाता है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का बना होता है। ऐसे समझिएगा, एक जीव होता है, पाइप नुमा होता है छोटा सा, और दोनों साइड में उसके मुख होता है। जिस जल में होता है, उस जल के यानी समुद्र में जहाँ होता है, वहाँ जल प्रदूषण होने के कारण या ऑक्सीजन कम होने के कारण या तापमान कम अधिक होने के कारण वो तुरंत मर जाता है। ठीक है। मर जाने के कारण क्या होता है? उसका दोनों ओर जो पाइप वाला मुंह होता है वो बंद हो जाता है। मुंह बंद होने से क्या होता है? भोजन पहुंच नहीं पाने के कारण वह जो है मर के जीव प्रवाल भित्ति का निर्माण कर लेता है। ये कि आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है, तो प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ लगाइएगा। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ किस सागर में है? तो कोरल सागर लगाइएगा। कोरल सागर में विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे अंडमान निकोबार। चलिए बताइए अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? बताना है। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, अब आप बताइए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। पोर्ट लुइस किसका है भले देख के बताइए, लेकिन आपको बताना होगा। तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे गुजरात। दूसरा ऑप्शन गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और वहाँ की गुजरात की भाषा गुजराती या सिंधी। उत्पादन में बताया गया था गुजरात में सबसे अधिक क्या क्या होता है? कपास, नमक, मूंगफली, तंबाकू। पहला ऑप्शन देख रहे होंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अब पहले चेन्नई का नाम क्या था? मद्रास नाम था। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। टोडा जनजाति रहती है, याद रखिएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पे रहती है। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? पहला ऑप्शन, यह लागू किया जा सकता है। दूसरा, यह लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। चौथा, उपरोक्त कोई नहीं। आंसर होगा दूसरा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है? छुआछूत की समाप्ति किसमें बात की गई है? 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24। आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। तो ऑप्शन पहला अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 को में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जो भाग 3 के अनुच्छेद 21 को में आप देख रहे होंगे, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चौथा ऑप्शन 24 देख रहे होंगे। 24 क्या है? बाल श्रम पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है? पहला ऑप्शन सिंधु आम, दूसरा दशहरी आम, तीसरा अल्फांसो आम, चौथा नूरजहां आम। आंसर होगा अल्फांसो आम। याद रखिएगा, अल्फांसो आम जो है भारत से निर्यात होता है। अभी आप करंट में न्यूज़ सुने होंगे कि पिछले वर्ष जो है कई जहाज भर के आम इंग्लैंड को गया, लेकिन आम में थोड़ा सा डिफेक्ट होने के कारण जलवायु परिवर्तन में हुआ और डिफेक्ट आ गया। वो इंग्लैंड ने आम लेने से मना कर दिया, पूरा जहाज वापस लौट के आ गया। अल्फांसो आम जो है भारत की निर्यात की जाती है, याद रखिएगा। चलिए कमेंट में बताइए, आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मैं प्रश्न आपसे इसलिए करता हूं
प्रश्न का सुनने से, प्रश्न का उत्तर देने से बहुत जल्दी दिमाग में वो चीज़ नोट होता है। इसलिए कुछ लोग और मैं भी पढ़ाई प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ही शुरुआत करता हूँ। कोई चैप्टर पढ़ने जाइए, पहले उसके प्रश्नोत्तर हल कर लिए तब उसको पढ़ने जाइए, आप देखिएगा जल्दी समझ में आएगा। वैसे आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, सिंधु आम। सिंधु आम पूछेगा तो क्या है? बिना गुठली का आम। बिना गुठली का आम कौन है? तो सिंधु आम। याद रखिएगा, इसमें गुठली नहीं होता है। जल्दी जल्दी हो तो यही खाना चाहिए। उसके बाद दशहरी आम। दशहरी आम आमों का राजा कहते हैं, दवाई वाला आमों का राजा दशहरी आम है। याद रखिएगा, मलिहाबाद लखनऊ में। याद रखिएगा, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और लखनऊ में कहाँ? मलिहाबाद में आम अधिक होता है, दशहरी आम। नूरजहां आम देखिए, चौथा ऑप्शन दिया है नूरजहां आम। तो भारत का सबसे महंगा आम कौन सा है? नूरजहां आम है। ठीक है, याद रखिएगा, आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और जो विटामिन पाया जाता है उस विटामिन का पाचन कहाँ होता है, जिससे फैटी होता है, लीवर होता है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापारिक संस्था है? सबसे बड़ी, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? चार ऑप्शन, भारतीय खाद्य निगम, दूसरा खनिज एवं धातु व्यापार निगम, तीसरा खाद्य एवं ग्रामोद्योग निगम, चौथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। आंसर होगा दूसरा, खनिज एवं धातु व्यापार निगम। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है भारतीय खाद्य निगम, इसी को एफसीआई भी कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। याद रखिएगा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 1965 में हुआ था भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके अशोक के मीणा हैं। और इसका उद्देश्य क्या है भारतीय खाद्य निगम बनाने का? कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम का स्थापना किया गया। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, खाद्य एवं ग्रामोद्योग निगम। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। 65 का उल्टा 56 कर दीजिएगा, 56 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये प्रश्न आ चुका है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामोद्योग निगम का स्थापना 1956 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है? पहला ऑप्शन पांचवी पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन छठवीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन आठवीं पंचवर्षीय योजना, और चौथा ऑप्शन 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहला आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, रट जाइएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया था। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पे जोर दिया गया था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए रोलिंग प्लान या एक वर्षीय योजना भारत में कितना चलाया गया? तो 6 लगाइएगा, 6 लगाया गया था। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, आठवां पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? मानव संसाधन पर जोर दिया गया था। और 12वां पंचवर्षीय योजना और आखिरी पंचवर्षीय योजना जानते होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनके समय। ठीक है, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? कि तीव्र, सतत व अधिक समावेशी वृद्धि पर इसका लक्ष्य रखा गया था। आखिरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 2012 से 17 के बीच में। और इसी के बीच में 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर दिया, और नीति आयोग आ गया और पंचवर्षीय योजना को भारत में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? पहला जूट उद्योग, दूसरा सूती उद्योग, तीसरा चाय उद्योग, और चौथा चीनी उद्योग। आंसर होगा दूसरा, सूती उद्योग। याद रखिएगा, सूती उद्योग के कारण भारत सोने की चिड़िया बनी। तो सूती उद्योग कहाँ? तो गुजरात में। याद रखिएगा, का बताए थे, भी चर्चा किए थे, किस मिट्टी पर? काली मिट्टी पर, रेगड़ मिट्टी पर, सरनोजम मिट्टी पर, स्वतः जुताई मिट्टी पर। ठीक है, जूट उद्योग सबसे अधिक कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, चाय उद्योग कहाँ है? असम में लेट्राइट मृदा पे है। लेकिन चाय बोर्ड पूछेगा भारत में चाय बोर्ड कहाँ है, तो क्या लगाएंगे आप? कलकत्ता लगाइएगा, असम मत लगाइएगा। और चीनी उद्योग सबसे अधिक, चीनी उद्योग का, इसमें चीनी सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। आपको बताए थे। गन्ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दोमट मिट्टी पर चीनी अधिक होता है, गन्ना अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। कौन विषम है? आप सब जानते होंगे, डेली यूज करते हैं। पहला ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा बिग, तीसरा क्रोम, और चौथा फायरफॉक्स। आंसर होगा दूसरा, बिग। क्यों दूसरा होगा? क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स ये वेब ब्राउजर है। याद रखिएगा,
ये क्या है? ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर क्या होता है? ब्रेव ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पे कुछ खोजा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स क्या है? ब्रेव ब्राउजर। लेकिन बिग क्या है? बिग के विषय में आ सकता है कि संसाधन पूर्ण सर्च इंजन का नाम है, ये सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहला चैट, दूसरा अपलोडिंग, तीसरा ब्राउजिंग, चौथा ईमेल। आंसर होगा चैट, ठीक है। जो ऑनलाइन वार्तालाप जिससे हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अपलोडिंग क्या होता है? अपलोडिंग डाउनलोडिंग आप समझ ही रहे होंगे। जैसे जब कंप्यूटर से इंटरनेट पर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? अपलोडिंग कहा जाता है। लेकिन जब इंटरनेट से कंप्यूटर पर लेंगे तो डाउनलोडिंग कहा जाता है। ब्राउजिंग क्या होता है? बताया था अभी हमने आपसे कि ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पर कुछ खोजा जा सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ब्रेव, ये सब, सफारी, ये सब है, ठीक है। ईमेल क्या है? आप जानते होंगे। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है, जो यूजर नेम और डोमेन नेम मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, वेबसाइट पर जो आप नाम देते हैं वो यूजर नेम है, और जैसे जो लास्ट में नाम होता है, जैसे google.com, तो ये लास्ट में जो नाम है ये क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। अब आपको प्रश्न आंसर बताना है, ईमेल के जनक कौन है आपको बताना है, ईमेल के जनक कौन है और भारत में इंटरनेट के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग सिस्टम में SNMP क्या है? पहला ऑप्शन सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दूसरा सिंपल नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल, तीसरा सिक्योर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, चौथा कोई नहीं। आंसर होगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? पहला ऑप्शन सामग्री की आपूर्ति, दूसरा निगरानी, तीसरा परितोषण, चौथा सहसंबंध। आंसर होगा निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कार्य के दौरान एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए? पहला ऑप्शन सटीक और कम स्वर, दूसरा लंबा स्वर, तीसरा सटीक और उच्च स्वर, चौथा मध्य स्वर। आंसर होगा तीसरा सटीक और उच्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक शोध में प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। पहला ऑप्शन अवलोकन, दूसरा ऑप्शन कार्य साधन, तीसरा ऑप्शन नियंत्रण, चौथा ऑप्शन सामग्री विश्लेषण। आंसर होगा चौथा सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है। दूसरा ऑप्शन शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक शोध कौन सी क्षमता को दर्शाता है? पहला ऑप्शन नए विचारों का संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन नए सिद्धांतों का व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, चौथा ऑप्शन विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। आंसर होगा दूसरा नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी तक आप वीडियो लाइक न किए हो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निम्नांकित में से क्या प्रयुक्त करते हैं? पहला शिक्षण सिद्धांत, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा शिक्षण विधि, चौथा शिक्षण टेक्नोलॉजी। आंसर होगा शिक्षण सिद्धांत। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे और मेरी टीम को जो है मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं,
और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।